नमस्कार। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर तारानगर, राजेश लखेरा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे आईयूपीएससी नाम। आईयूपीएससी नाम देते समय अपने को सबसे पहले लिखना होता है पूर्व लगन। पूर्व का अर्थ पहले, लगन का अर्थ लगने वाला। जो पहले सबसे पहले लिखा जाता है वो पूर्व लगन होता है, और पूर्व लगन होते हैं प्रतिस्थापियों के, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के होते हैं। अब बात आती है सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। जो मूल कार्बन की श्रृंखला का भाग बनने से वंचित रह जाते हैं उनको प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो पूर्व लगन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक पूर्व लगन, एक होता है द्वितीयक पूर्व लगन। द्वितीयक पूर्व लगन अपने सामान्यतः बहुत ही कम काम आते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन। सबसे छोटा एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन। तो ये साइक्लो शब्द है, ये साइक्लो सबसे पहले लगा, ये पूर्व लगन है। किस प्रकार का पूर्व लगन है? सेकेंडरी, यानी कि द्वितीय के पूर्व लगन है। जैसे साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन में जो साइक्लो है वो क्या है? द्वितीय के पूर्व लगन है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, यानी कि साइक्लोएल्केन में साइक्लो है वो द्वितीय पूर्व लगन है। तो अपने मुख्य रूप से ये सेकेंडरी द्वितीय पूर्व लगन बहुत ही कम काम आते हैं, यानी कि साइक्लोएल्केन में ही काम आते हैं। आप प्राइमरी पूर्व लगन होते हैं, इनको ही मुख्य रूप से पूर्व लगन कह देते हैं। अब प्राइमरी पूर्व लगन के रूप में यदि ये समूह हो जो मूल कार्बन की श्रृंखला का भाग बनने से वंचित रह जाए, यानी कि जिसमें कार्बन होते हुए भी कई बार कार्बन की श्रृंखला का भाग बनने से वंचित रह जाते हैं, वो प्रतिस्थापी होती हैं। तो आर, यदि आर अकेला हो तो इसको कहा जाता है एल्किल। अपने लिखेंगे एल्किल या एल्काइल। जैसे मान लो CH3 हो तो इसे क्या कहेंगे? मिथाइल। अपने सामान्य भाषा में मिथिल कह देते हैं, मिथिल या मिथाइल। C2H5 यानी कि एथाइल या एथिल। इसी प्रकार मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो ये क्या है? एल्किल है। इसी प्रकार से एल्किल के साथ O जुड़ा होगा तो इसे कहेंगे एल्कोक्सी। जैसे CH3 के साथ O जुड़ा हो तो इसे क्या कहेंगे? मेथोक्सी। C2H5 के साथ O जुड़ा हो, यानी कि CH2 CH3 यहां पर O जुड़ा हो तो इसे कहेंगे एथिल। के साथ O जुड़ गया तो इसे कहेंगे एथोक्सी। तो इसी प्रकार मेथिल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो मेथोक्सी, एथिल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो एथोक्सी, प्रोपिल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो प्रोपोक्सी, यानी कि मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपोक्सी, ब्यूटोक्सी, यानी कई प्रकार की टॉक्सी होती है। NH2 समूह हो तो एमिनो कहते हैं, NO2 समूह हो तो नाइट्रो कहते हैं, ON हो तो नाइट्राइट कहते हैं, N हो तो नाइट्रोसो। नाइट्रो नहीं, नाइट्रो तो होता है NO2, ये नाइट्रो नहीं नाइट्रोसो है। नाइट्रोसो किसो के नाइट्रोसो, एक ऑक्सीजन को नहीं। NO2 होता तो नाइट्रो पूरा होता, वो तो नाइट्रोसो है। CH2OH हो तो OH का पूर्व लगन हाइड्रोक्सी होता है। OH के पूर्व लगन अपने यहाँ पर मिल जाएगा आपको, OH का पूर्व लगन हाइड्रोक्सी होता है। और यहाँ पर CH3 के साथ एक हाइड्रोजन हटकर जुड़ गया तो इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोक्सी मेथिल। CH2Cl को कहेंगे क्लोरोमेथिल। NHCH3 को कहेंगे मेथिलेमिनो। इसी प्रकार S को कहेंगे थायो और SR को कहेंगे एल्किल थायो। तो ये तो पूर्व लगन है। अपने समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, आगे जब एग्जाम्पल करेंगे सबके ध्यान में आएगा। तो ये है प्राइमरी पूर्व लगन है, प्रतिस्थापियों की होती हैं। उसके बाद में लिखा जाता है मूल कार्बन की श्रृंखला। जैसे कितने, कोई मूल कार्बन की श्रृंखला किसी ने 5 कार्बन की बनाई, किसी ने 7 की बनाई, किसी यौगिक में मान लो 8 कार्बन की बन रही है, किसी में 3 कार्बन की बन रही है। तो यदि एक कार्बन हो तो उसको मेथ कहा जाता है, कार्बन 2 हो तो इसको एथ कहा जाता है, 3 हो तो प्रोप कहा जाता है। यानी किसी प्रकार मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, ट्रेटाडेक। इसी प्रकार से 13 को ट्राइडेक कहेंगे, 14 को ट्रेटाडेक कहेंगे, 15 को क्या कहेंगे? फिर पेंटाडेक, 16 को हेक्साडेक। इसी प्रकार से 20 हो तो आइकोस कहा जाता है। तो ये बहुत ही सरल काम है, सबकी याद होती है। इसके बाद में है प्राइमरी अनुलग्न।
तो यानी कि ये मूल कार्बन की श्रृंखला के बाद में लगने वाले, यानी कि मेथ एथ प्रोब्यूट के बाद में लगने वाले, जैसे मेथ के साथ एन जुड़ जाए तो मेथेन, एथ के साथ एन जुड़ जाए तो एथेन, एन जुड़ जाए तो एथीन, तो एन इन आइन ये तो होते हैं प्राइमरी अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। यानी कि कोई नाम होगा कार्बनिक नाम तो एन इन आइन जरूर आएगा, इसमें से कोई एक जरूर आएगा, या तो एन आएगा या इन आएगा या आइन आएगा। यानी कि ये प्राइमरी अनुलग्न है। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो तो एन लगाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध हो तो इन लगाया जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध हो तो आइन लगाया जाता है। यानी कि दो डबल बंध एक साथ हो तो एडाइन लगाया जाता है, तीन ट्रिपल बंध, दो ट्रिपल बंध एक साथ हो एडाइइन लगाया जाता है, या तीन डबल बंध एक साथ हो तो एट्राइइन लगाया जाता है। तो ये प्राइमरी सफिक्स है, यानी कि ये बताते हैं कि सिंगल बंध है कार्बन कार्बन के बीच में, या कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है। इसके बाद में प्राइमरी अनुलग्न के बाद में आता है सेकेंडरी अनुलग्न। सेकेंडरी अनुलग्न जैसे COO समूह है तो उसका OI कमल होता है, इसी प्रकार से एल्डिहाइड का एल होता है, कीटोन का ओन होता है, NH2 का एमीन होता है, एल्कोहल का ओल होता है। तो इस प्रकार से ये क्रियात्मक समूह है, इनको वरीयता क्रम के अनुसार ही लिखा है मैंने, ऊपर कौन सा आना चाहिए नीचे कौन सा आना चाहिए, तो इनके ये अनुलग्न है। अनुलग्न भी आपको जिस क्रियात्मक समूह है कार्बन युक्त है, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के दो अनुलग्न याद रखने हैं आपको। एक अनुलग्न तो तब काम आएगा जब कार्बन है वो मूल कार्बन श्रृंखला यानी कि रूट वर्ड मूल कार्बन श्रृंखला का भाग बन रहा हो तो अनुलग्न अलग होगा, और यदि कार्बन मूल कार्बन श्रृंखला का भाग बनने से वंचित रह जाए तब अनुलग्न अलग टाइप का होगा, पूर्वलग्न अलग टाइप का होगा। पूर्वलग्न कुछ समूहों के पूर्वलग्न तो यहां लिख दिए, और ये भी पूर्वलग्न है, ये इन क्रियात्मक समूह के पूर्वलग्न है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक, किसी कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक फ्रैक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, तब अब किसका अनुलग्न ले? अपने अनुलग्न एक ही क्रियात्मक समूह का लेना होता है। उस क्रियात्मक समूह को कहा जाता है मुख्य क्रियात्मक समूह, और मुख्य क्रियात्मक समूह वो होता है जो इस वरीयता श्रेणी में ऊपर ही ऊपर आए। यानी कि जैसे आपको दो क्रियात्मक समूह दे दिए तो इस वरीयता श्रेणी में जो ज्यादा ऊपर है उसका तो क्या लेंगे, अपने अनुलग्न लिया जाता है, और जो बच गया उसका क्या लिया जाता है, पूर्वलग्न लिया जाता है। इसलिए अपने क्रियात्मक समूह है, फ्रैक्शनल ग्रुप है, उसके अनुलग्न व पूर्वलग्न दोनों याद होने जरूरी है। अब किसका अनुलग्न क्या होता है, किसका पूर्वलग्न क्या होता है, ये सारणी बनाकर दिखाया है मैंने। इसमें भी एक बात और ध्यान रखनी है कि कार्बन गिनती में शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये एक बार तो आपको टिप्पणी से लगेगी कार्बन गिनती में शामिल हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे अपने एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे ये बहुत ही सरल हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। यदि एक बार ये ध्यान में आ गया तो भी अच्छा है, नहीं ध्यान में आया तो भी अच्छा है, ये आगे आपके ध्यान में आने ही वाला है। फिर भी एक बार समझो आप कि COOH का अनुलग्न आपने जो याद कर रखा है वो ओइक एसिड होता है, लेकिन ये ओइक एसिड तब होता है जब कार्बन गिनती में शामिल हो गया। यदि कार्बन गिनती में शामिल न हो, ये कार्बन के नीचे अंडरलाइन करके इसका मतलब है कार्बन गिनती में शामिल हो गया, गिनती में शामिल हो जाए ना तब तो क्या लगाना है, ओइक एसिड, और गिनती में शामिल नहीं होता तब लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यदि इसका पूर्वलग्न क्या हो सकता हो तो कार्बोक्सिल लगा दे। इसी प्रकार सल्फोनिक एसिड है, ये SO3H है, इसका पूर्वलग्न सल्फो होता है, अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल होता है। इसी प्रकार ये एस्टर है, एस्टर हमेशा अनुलग्न काम आता है, इसका कार्बन गिनती में शामिल मानते हैं तो इसको क्या कहेंगे, ओइक एनहाइड्राइड लगाएंगे। इसका अनुलग्न का मतलब लास्ट में लगने वाला। एस्टर का एल्किल एल्केनोइड जब लगाना है जो कार्बन गिनती में शामिल हो गया, बाई चांस कार्बन गिनती में शामिल न हो तो एल्किन कार्बोक्सिलेट लगाएंगे।
और यदि ये पुरोलगन के रूप में लिखना हो तो क्या क्या लिखेंगे अपने, एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखेंगे। इसी प्रकार कोई COH समूह है तो इसका अनुलग्न होगा ऑयल एलाइड। जब कार्बन गिनती में शामिल हो गया, यदि कार्बन गिनती में शामिल नहीं होता तो क्या करेंगे अपने, इसके लिए कार्बोनिल हेलाइड लिखेंगे। और इसको पुरोलगन के रूप में काम में लेना हो तो उसको क्या लिखेंगे फिर, हलोफॉर्मिल। जैसे यहाँ पर Cl होता, CO इस प्रकार Cl होता तो क्लोरोफॉर्मिल, यहाँ पर Br होता तो ब्रोमोफॉर्मिल, तो इसको हेलोफॉर्मिल पुरोलगन के रूप में लिखना है। यदि अनुलगन के रूप में काम में लेना है तो इसको कार्बोनिल हेलाइड, जैसे क्लोरीन हो तो कार्बोनिल क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो कार्बोनिल ब्रोमाइड। CONH2 समूह है एमाइड के लिए, यदि कार्बन गिनती में शामिल आ गया तो इसके लिए एमीन लिखेंगे, और कार्बन गिनती में शामिल नहीं आता तो इसको एमाइड। कार्बन गिनती में शामिल आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, एमाइड कहेंगे। यदि एमाइड का कार्बन गिनती में शामिल हो गया तो एमाइड लिखेंगे। यदि कार्बन गिनती में शामिल नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सामाइड अनुलग्न के रूप में। पुरोलग्न इसका क्या होता है, कार्बामोइल होता है। यदि CN का कार्बन गिनती में शामिल होगा तो क्या लिखेंगे, इसके लिए नाइट्राइल शब्द आएगा। साइनाइड का अनुलग्न नाइट्राइल। यदि कार्बन गिनती में शामिल नहीं होता तो कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, और पुरोलग्न के रूप में इसको साइनो कहेंगे। NC आइसोसाइनाइड के लिए अनुलग्न होता है आइसोनाइट्राइल, और यदि कार्बन गिनती में शामिल नहीं होता तो आइसोसाइनो और कार्बिल एमीन कहेंगे। इसको ध्यान देना, ये आइसोसाइन और कार्बिल एमीन कहेंगे। एल्डिहाइड का अनुलग्न कार्बन गिनती में शामिल हो गया तो एल लगाते हैं, और कार्बन गिनती में शामिल नहीं हुआ तो कार्ब एल्डिहाइड कहा जाता है, कार्ब एल्डिहाइड। यदि कार्बन एल्डिहाइड में कार्बन गिनती में शामिल हो गया तो ऑक्सो पुरोलगन लगाते हैं। यदि कार्बन गिनती में शामिल नहीं हुआ तो फॉर्मिल पुरोलगन लगाते हैं। कीटोन में हमेशा कार्बन गिनती में शामिल होता ही है तो पुरोलगन तो ऑक्सो लगाएंगे, अनुलगन क्या लगाएंगे, ओन। कीटोन नाम बोलकर देखो, कीटोन, कीटोन, ओन, कीटोन। लास्ट के अंदर जो ध्वनि आती है वो अनुलग्न की आ रही है, कीटोन तो अनुलग्न ओन। एल्कोहल है तो एल्कोहल, एल्कोहल, ओल, अनुलग्न क्या हो जाएगा इसका, ओल। एसएच का पुरोलग्न होता है मर्केप्टो, अनुलग्न थायोल, थायोल। एल्कोहल थायो एल्कोहल है तो थायोल आ जाएगा, और NH2 का एमिनो, एमीन। तो इस प्रकार से ये अपने अनुलग्न पुरोलग्न होते हैं। फिर भी ध्यान में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे अपने दोबारा से पढ़ेंगे इनको। बताओ बच्चों इसका नाम क्या होगा, IUPAC से नाम बताना है आप लोगों को। अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि इसका सामान्य नाम क्या होगा। अब सामान्य नाम अपने दे तो सकते हैं इसको मिथाइल मानकर, सॉरी मेथेन मानकर, ये वाइनिल, ये वाइनिल, ये वाइनिल, ये मेथाइल, तो ट्राई वाइनिल मिथाइल, सॉरी पहले मिथाइल लिखना पड़ेगा, मिथाइल ट्राई वाइनिल मेथेन। तो ये हो जाएगा इसका व्युत्पन्न नाम। अब प्रत्येक का सामान्य नाम होता नहीं, ये बात ध्यान से सुनो कि प्रत्येक का सामान्य नाम नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे किसी को घर पर कहता है, घर पर कहते हैं कालिया, दोड़िया, पेड़िया, जरली, बुरली, लेकिन वो सामान्य नाम है, सबके तो नहीं होते। किसी का नाम जैसे सुमन है तो उसको सुमन ही कहते हैं। अब प्रत्येक कहने का अर्थ है प्रत्येक का सामान्य नाम नहीं होता, लेकिन नाम जरूर होता है। वो नाम कौन सा, IUPAC नाम। IUPAC नाम नियमों के हिसाब से दिया जाता है। तो सबसे पहला काम, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की बननी है,
चाहे इसको इस प्रकार से बना दी जाए, चाहे इसको इस प्रकार से बना दी जाए। तो सबसे पहला काम कंप्लीट हुआ, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। दूसरा काम इसका अंकन, और अंकन कैसे किया जाएगा? अंकन किधर से करें? 1 2 3 इधर से करें तो 3 नंबर कार्बन पर मिथाइल मिलता है, क्योंकि इधर से करें तो डबल बंद यहां से है, इधर से करें तो डबल बंद है। तो अंकन कहीं से भी कर लो, इसमें खास बात नहीं है। अब मान लो कि आपने अंकन ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तक है। तो सबसे पहले पुरोलगन लिखेंगे। पुरोलगन किसके लिखेंगे? प्रीफिक्स किसके लिखे जाते हैं? ये क्या है? ये मिथाइल है। व्हाट इज दिस? दिस इज मिथाइल। ये क्या है? ये क्या है बोलो? इसे कहेंगे वाइनिल समूह। क्या कहेंगे? वाइनिल समूह कहा जाता है। और वाइनिल है, एलाइल है, प्रोपार्जिल है, इनको आईयूपीएसी मान्यता देती है। या फिर इसको क्या कहा जा सकता है? एथिनिल। क्या कह सकते हैं? या तो इसको एथिनिल कहो या इसको वाइनिल कहो, आपने जैसे वाइनिल कह दिया। तो ये कितने पर है? 3 पर वाइनिल है, 3 पर मेथिल है। सबसे पहले किसको लिखें? फिर अल्फाबेटिकल में लिखेंगे। एम पहले आता है वी, एम पहले, तो क्या आ जाएगा नाम? 3 मिथाइल 3 वाइनिल। कितने कार्बन? मेथ 8 प्रो ब्यूट पेंट। पुरोलगन के बाद में रूट वर्ड का नेम लिखेंगे। मूल कार्बन की संख्या 5 कार्बन है। एक वाले को मेथ, 2 वाले को ए, 3 वाले को प्रोप, 4 वाले को ब्यूट, 5 वाले को क्या कहेंगे? पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद हो सभी के तब एन लगाते। अब सिंगल बंद नहीं है तो डबल बंद है कहाँ? 1 नंबर पर डबल बंद आ गया और 4 नंबर पर आ गया। तो 1 4 पर क्या है? डाइईन। डबल बंद का अनुलग्न क्या होता है? इन। तो 1 और 4 पर क्या है? डाइईन। पेंट 1 4 डाइईन। तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। सबके ध्यान में आ गया क्या? शाबाश। अब इसको अपने मान लें कि यहां पर अपने एक तरफ डबल बंद होता है, एक तरफ ट्रिपल बंद होता, तो क्या करते? मान लो कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बंद ही नहीं है। अब देखो, अब गिनती कहां से शुरू करें? 1 नंबर पर ही ट्रिपल बंद आ रहा है, 1 नंबर पर ही इधर से गिनती करें तो 1 नंबर पर ही डबल बंद आ रहा है। तो गिनती वहां से की जाती है जब डबल बंद को कम से कम अंक मिले। तो 1 2 3 4 5। ध्यान देना, डबल बंद और ट्रिपल बंद समान पोजीशन पर हो तब डबल बंद को प्रायिकता दी जाती है। बताया गया था पहली वाली वीडियो में कि फ्रैक्शनल ग्रुप को सबसे पहले देखेंगे, फिर डबल बंद या ट्रिपल बंद को देखेंगे, और फिर किसको देखेंगे? प्रतिस्थापी को देखेंगे, सब्स्टिट्यूट को देखेंगे। तो फ्रैक्शनल ग्रुप है नहीं तो डबल बंद और ट्रिपल बंद, डबल बंद और ट्रिपल बंद समान पोजीशन पर हो तो किसको प्रायिकता दी जाती है? डबल बंद को प्रायिकता दी जाती है। तो डबल बंद को प्रायिकता देते हुए 1 2 3 4 5। तो ये प्रतिस्थापी तो वही है कि 3 पर मिथाइल है, 3 पर वाइनिल है, लेकिन अब की बार क्या है? 1 पर इन। ये तो डबल बंद का अनुलग्न इन और ट्रिपल बंद का अनुलग्न आइन। तो इसमें भी ई और वाई, तो ई वाला पहले लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे अपने? बोलो शाबाश। पेंट 1 इन और 4 पर ट्रिपल बंद शुरू हो गया तो 4 क्या हो जाएगा? आइन। तो ये नाम हो जाएगा डबल बंद ट्रिपल बंद में डबल बंद को प्रायिकता। आपके सामने एक इथर है, उसका आपको नाम लिखना है। इथर का नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नाम कैसे होता है वो समझो। तो ये इथर है। सबसे पहले तो आपने पहचाना कि ये इथर है। इथर पहचानने के लिए ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अब लेकिन इसमें इथर 2 इथर समूह है, तो इथर का स्पेशल कोई नाम नहीं होता। इथर
को प्रतिस्थापी मानकर नाम दिया जाता है। तो सबसे पहला काम होगा अपना कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, तो आप देखो ये 1 2 3, इधर ऑक्सीजन आ गया और इधर भी ऑक्सीजन आ गया, तो ये सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। सबसे पहला काम हुआ कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव। उसके बाद में अंकन, इधर भी एथिल के साथ ऑक्सीजन है, इधर भी एथाइल के साथ ऑक्सीजन है, तो गिनती किधर से कर लो 1 2 3। अब देखो एथाइल के साथ ऑक्सीजन आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, एथिल के साथ, मेथिल के साथ ऑक्सीजन को मेथोक्सी, एथिल के साथ ऑक्सीजन को बोलो एथोक्सी, इसे क्या कहेंगे एथोक्सी। एथिल के साथ ऑक्सीजन को एथोक्सी, मेथिल के साथ ऑक्सीजन को मेथोक्सी, तो इस प्रकार से होते हैं ये मेथोक्सी, एथोक्सी, प्रोपोक्सी। तो सबसे पहले पुरोलगन, तो ये एथोक्सी एथोक्सी दोनों ही पुरोलगन है, एक तो 1 नंबर कार्बन पर है, एक 3 नंबर कार्बन पर है, तो 1,3 डाई एथोक्सी। संख्या में 2 है, 2 हो तो अपने डाई लगाते हैं, 3 हो तो ट्राई लगाते हैं, 4 होते हैं तो ट्रेटा लगाते हैं, 5 होते हैं तो पेंटा, 6 होते हैं तो एक्सा, इस प्रकार से लगाए जाते हैं। कार्बन 3 है, एक वाले को मेथ, 2 वाले को प्रोप, 3 वाले को क्या कहेंगे मेथ एथ प्रोप, तो 3 वाले क्या कह देंगे प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद है तो क्या लगा देंगे एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,3 डाई एथोक्सी प्रोपेन। 1 और 3 पर डाई एथोक्सी है, रह क्या ये प्रोपेन है। एक तरीका तो ये हो गया, ये सरल तरीकों में आता है। दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी दिया जा सकता है कि ऑक्सीजन को कार्बन की तरह मानकर, ऑक्सीजन को ऐसे मानो जैसे कोई कार्बन ही हो, और ऑक्सीजन को कार्बन मानना है, उस समय एक बात ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन के लिए जो अनुलगन लगाना है वो क्या लगाएंगे अपने ओक्षा। ऑक्सीजन के लिए पुरोलगन लगेगा, वो क्या लगेगा ओक्षा। अब देखो ये दूसरे तरीके से अपनी गिनती करते हैं, मैं इसको एक बार दोबारा लिख देता हूं, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 सॉरी CH2O CH2 CH3। अब देखो ऑक्सीजन कहां कहां, ऑक्सीजन यहां भी है और एक यहां भी है, तो इसको ऑक्सीजन को कार्बन की भांति मानना है, तो सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव क्या हो गया, ये हो गया। सबसे पहला काम सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। फिर अंकन 1 2 पर कार्बन ऑक्सीजन आ रहा है, इधर 1 2 पर ऑक्सीजन आ रहा है, किधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन माना है। अपने क्या किया है, ऑक्सीजन को कार्बन मानकर नाम किया जा सकता है, तो ऑक्सीजन को कार्बन मान ले अपने, तो इसमें कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको 9, और 9 कार्बन हो तो उसको एक वाले को मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नोन, नोन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद हो तो क्या लगाते हैं भाई एन, तो ये क्या बन गई नोनेन। लेकिन आपको भी पता है ये नोनेन नहीं है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या माना है अपने कार्बन मान लिया। तो अब ये बताना पड़ेगा पुरोलगन के रूप में कि 3 पर और 7 पर क्या है, 3 पर और 7 पर क्या है डाई, ऑक्सीजन को ओक्षा कह देंगे, 3 और 7 पर क्या है डाई ओक्षा। ध्यान दें 3 और 7 पर क्या लिख दिया आपने, 3 नंबर कार्बन पर ये देखो ऑक्सीजन था, 7 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के लिए पुरोलगन ओक्षा, ओक्षा। तो 3 और 7 पर क्या है डाई ओक्षा नोनेन। ये अंडरलाइन नहीं लिखी जाएगी, लेकिन मैंने समझाने के लिए लगा दी, तो इस नाम में कभी अंडरलाइन नहीं होती, तो आपको क्या लिखना है 3 7 डाई ओक्षा नोनेन। तो बस एक सिंपल सी ट्रिक है कि ऑक्सीजन को क्या मानना है आपको ओक्षा मानना है, और वो भी किस रूप में पुरोलगन के रूप में लिखना है। ऑक्सीजन को ओक्षा मानकर पुरोलगन के रूप में लिख दोगे
तो ईथर का नाम होगा। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के यूपीएससी नाम सभी जानते हो आप लोग कि डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इसमें दो COO समूह होते हैं। तो दो COO समूह के बीच में हो सकता है कि कोई एक CH2 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो इस प्रकार से इनके सामान्य नाम से इनको ज्यादा जाना जाता है। सामान्य नाम याद करने बहुत ही सरल काम है। तो इसको आप ऐसे, आप सुबह सुबह योग करते हो तो आप ऐसे बोलते हो ओम, थोड़ा सा फिर गैप लेते हो ना, एक बार बोला ओम, फिर थोड़ा सा गैप लेते हो। इसी प्रकार ओम, थोड़ा सा गैप, ओम, थोड़ा सा आपको क्या लेना है, गैप। यानी कि दो केवल COO तो ओ यानी कि ऑक्सीजन, एक CH2 आ गया ओ में मेलोनिक, फिर ओम्स यानी कि सक्सिनिक, 2 CH2 आ गया, एक आया 2 आया। फिर आपको बता दिया गैप लेना है GAP, गैप का मतलब ग्लूटेरिक, 3 आ गया, 4 आ गया, ADP 5 आ गया तो पायलोमेटिक। तो ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पायलोमेटिक, इसमें केवल 2 कार्बन है यानी कि 2 COO है। मेलोनिक में एक CH2 और आ जाएगा बीच में, सक्सिनिक में 2 आएंगे, ग्लूटेरिक में 3 आएंगे, एडिपिक में 4 आएंगे, पायलोमेटिक में 5, पैसे 5 और पैसे पायलोमेटिक यानी कि CH2 कितने 5। तो वैसे ये सभी के याद है, कोई खास बात नहीं। ये छोटी सी आप ट्रिक्स याद कर लेना, ओम्स गैप। या फिर आप कैसे, कईयों की आदत होती है गप मारने की, और गप मारने की आदत मुख्य रूप से अपनी आदत क्या है, ओम सर है अपने साथ, वो थोड़ा सा गप ज्यादा मारता है, तो ओम सर गप्पी, ओम सर गप्पी है। तो इस प्रकार से ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पायलोमेटिक अपना ये तो अपने मुख्य रूप से याद होते ही हैं। अपन इनका यूपीएससी नाम कैसे दे वो समझो बात को। तो ये इसमें कार्बन कितने, 2 कार्बन, एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, में 2 वाले को क्या कहेंगे, एथ। कार्बन के बीच में सिंगल बंद है तो क्या लगा देंगे, एन, और गिनती करेंगे 1 2, तो 1 और 2 पर क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, तो 1 2 डाइओइक एसिड, तो डाइओइक एसिड। एक कार्बन पर 2 OH समूह है, COO समूह हो नहीं सकते क्योंकि COO में खुद का भी कार्बन होता है। तो इसीलिए आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि COO में कौन से पर है, तो एथेन डाइओइक एसिड। लेकिन यहाँ पर अगला आ जाए 3 कार्बन का, तो इसको क्या कहेंगे, 1 2 3, तो क्या कहेंगे, प्रोप 1,3 डाइओइक एसिड। क्या कहेंगे इसको, प्रोप 1,3 डाइओइक एसिड। प्रोप के साथ क्या लगा देंगे, एन 1,3 डाइओइक एसिड। इसी प्रकार इसे क्या कहेंगे, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4 वाले क्या कहेंगे, ब्यूट। कार्बन के बीच में सिंगल बंद तो क्या लगा देंगे, एन, तो ब्यूटेन। 1 और 4 पर क्या है, 1 और 4 पर डाइओइक एसिड। और इसी प्रकार से इसमें क्या आ जाएगा, ब्यूट के बाद में पेंट 1,5 डाइओइक एसिड, हेक्स 1,6, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, इस प्रकार से। लेकिन अपने ये भी नहीं समझना चाहते तो फिर अपने चाहते क्या है, अब इसका कोई एनहाइड्राइड हो उसका नाम क्या हो। जैसे मान लो सक्सिनिक अम्ल का कोई एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का मतलब इसको क्या किया आपने, गर्म कर दिया, और गर्म करने से क्या हो जाए, जल का अणु बाहर निकल जाए। गर्म कर दिया, और गर्म करने से आपको पता है गर्म करने से जल का अणु बाहर निकल जाता है। अपने को गर्म कर दिया जाए तो अपने जल का अणु बाहर निकल जाए, अपने थोड़ी सी गर्मी हो जाती है तो जल पसीना नहीं आता, बाहर निकलता ना। इसी प्रकार एचओरोच यहाँ से भाग गया, भाग जाने के पश्चात क्या बचा है, जो भी सौदा बचा है उसको लिखो,
देखो यहाँ पर क्या बच गया, ये बच गया। अब इसका नाम क्या कहेंगे? सामान्य पत्ती में तो सक्सिनिक एसिड का एनहाइड्राइड है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा भाई? बोलो, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। क्योंकि जल बाहर निकल जाए तो क्या बचता है फिर? एनहाइड्राइड। तो सक्सिनिक अम्ल में से जल बाहर निकल गया तो इसे क्या कहेंगे? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। लेकिन अपने सक्सिनिक एनहाइड्राइड तो समझ गए आप, तो इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? एनहाइड्राइड का अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का अनुलग्न क्या होता है? ओइक एनहाइड्राइड। तो इसका क्या रहेगा? 1 2 3 4। तो कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन वाला क्या कहेंगे? ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद है तो क्या रखेंगे? एन। और 1 और 4 पर क्या है? 1 4 पर क्या है? डाई एनहाइड्राइड का अनुलग्न क्या था? ओइक एनहाइड्राइड। तो डाई ओइक एनहाइड्राइड, डाई ओइक एनहाइड्राइड। बस क्या देखा? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड है। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक, ओइक तक तो है ही, इसमें एसिड है, इसमें एनहाइड्राइड है। घबराने की जरूरत नहीं, बस इसमें एसिड किसमें बदला है? एनहाइड्राइड में। जैसे यहां से जल बाहर निकल जाता तो क्या बचता? देखो, जल बाहर निकल जाता तो बात ऐसी हो जाती। बात कैसी हो जाती? बात ऐसी हो जाती। तो अब इसका नाम क्या देंगे अपने? मेलोनिक अम्ल का मेलोनिक 1,3 डाइओइक एसिड। और एसिड हटाकर क्या लगाना है आपको? एनहाइड्राइड। और ये भी 1,3 लगाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 2 पर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रोपेन हो नहीं सकता। फिर भी लगा दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, ये भी खास बात बताता हूं आपको। तो इस प्रकार से एनहाइड्राइड का यूपीएससी नाम बहुत ही सरलता से दे सकते हो। ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाया गया आप लोगों को और इसका आपको आईयूपीएससी नाम देना है। तो देखो, आईयूपीएससी नाम देना बड़ा सरल। सबसे पहले तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि COO समूह का अनुलग्न क्या होता है, और वो अपने को ध्यान है ओइक एसिड होता है। और ये भी ध्यान लग गया अपने को कि ओइक एसिड कब होता है? जब कार्बन गिनती में शामिल हो गया। बाय चांस कार्बन गिनती में शामिल नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा? फिर अनुलग्न क्या लगाना पड़ेगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बात दिमाग में बैठी क्या आप लोगों के? बताओ भाई। सबके बैठ गई, शाबाश, बहुत बढ़िया है। तो यदि कार्बन है वो गिनती में शामिल हो जाए तो ओइक एसिड नहीं हो तो क्या लगाएंगे भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। और यदि इसका पुरोलगन ही लेना हो अपने को तो क्या होता है? इसका पुरोलगन कार्बोक्सी होता है। ये बातें सभी विद्यार्थियों को पता है। सबसे पहला काम, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव अपने यहां से चले 1 2 3, इधर नहीं जा सकते अपने 4, फिर वापस आ जाए। एक बार चले गए तो वापस नहीं आ सकते। तो 1 2 3 4 5 यही बन सकती है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। बोलो यस या नो? शाबाश, यस। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव हुआ, अंकन भी कर दिया मैंने साथ के साथ। अब देना चाहते हैं अपने नाम, और नाम देते समय पहले लिखा जाता है पुरोलगन, और पुरोलगन होता है प्रतिस्थापियों का। पुरोलगन किसका होता है भाई? प्रतिस्थापियों का। प्रतिस्थापी क्या होते हैं? जो वलय का भाग बनने से वंचित रह गए, मूल कार्बन की श्रृंखला का भाग बनने से वंचित रह गए। और वंचित कौन रह गया? बेचारा COOH समूह है, वरीयता श्रेणी में बहुत ऊंचा आता है, लेकिन वो भी मूल कार्बन की श्रृंखला का भाग बनने से वंचित रह गया। परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती है कई बार, जैसे कोरोना आ गया। तो इसी प्रकार ये COOH मुख्य क्रियात्मक समूह है, होते हुए भी ये इसका पुरोलगन काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मूल कार्बन की श्रृंखला का भाग बनने से वंचित रह गया। और ये कहां से है? 3 नंबर पर है। तो क्या लिखेंगे अपने? 3 कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे? बोलो
कि COOH का पुरोलगन क्या होता है, कार्बोक्सी। तो 3 पर है कार्बोक्सी। उसके बाद में तो देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंट। क्या कहेंगे, 5 कार्बन है, पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, बोलो क्या लगाना पड़ेगा, एन। अनुलग्न क्या आ जाएगा, एन, अंडरलाइन नहीं आएगी, मेरे से लग जाती है। तो 3 कार्बोक्सी पेंटेन। और 1 और 5 पर क्या है, क्रियात्मक समूह है जिसका कार्बन गिना जा चुका है, तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, ओइक एसिड। 1,5 डाई ओइक एसिड, ये इसका हो जाएगा नाम। बोलो, अब आपके दिमाग में आ सकता है कि इनका तो ओइक एसिड लगा दे और इनका कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दे। ऐसा नहीं हो सकता। दो प्रकार के, एक ही क्रियात्मक समूह के 2 प्रकार के अनुलग्न एक नाम में नहीं आ सकते। अपने ओइक एसिड लगाएंगे तो ओइक एसिड लगाना है, फिर बच गया उसका पुरोलग्न काम में लेंगे कार्बोक्सी। ध्यान ये देना कि सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है, उसके बाद में अंकन करना है। अंकन करने के बाद में जो कार्बन की श्रृंखला भाग बढ़ने से वंचित रह गया उसका पुरोलगन लगा दिया। और फिर मूल कार्बन की संख्या 5 कार्बन की थी, तो पेंट कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो ये लगा दिया। 1 और 5 पर COOH का अनुलग्न होता है ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। सबके ध्यान में आ गया होगा, शाबाश शाबाश। लेकिन अब एक दूसरे प्रकार का नाम लिखना चाहता हूं मैं कि सबसे लंबी श्रृंखला ही छोटी मान ली जाए। कैसे, कि इसको ऐसी श्रृंखला मान ली जाए ताकि COOH एक जैसे बच गए, COOH। तो अब क्या कहेंगे, 3 कार्बन वाली श्रृंखला को क्या कहेंगे, प्रोपेन। प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध है, गिनती कहीं से कर लो, से एक ही बात है। तो प्रोपेन कहां COOH है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, कितनी हो गए, ट्राई। इसका अनुलग्न क्या लेंगे, ओइक एसिड लेंगे या नहीं लेंगे, बोलो। ओइक एसिड नहीं ले सकते। ओइक एसिड क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि कार्बन गिनती में शामिल नहीं आया। तो क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लेंगे। और ये ध्यान देना कि कार्बन गिनती में शामिल नहीं आता तो कार्ब शब्द जरूर आता है, तो क्या आ जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, मेथ प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH का अनुलग्न यहाँ पर क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इधर गिनती में शामिल हो गया, क्या लेंगे, ओइक एसिड। तो ये ध्यान में बात आ गई होगी आपके, शामिल हो जाइए तब कौन सा लेना है, शामिल नहीं हो तब अनुलग्न कौन सा लेना है। इसी बात को समझाने के लिए ये बताया था एग्जाम्पल। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये सूत्र तो पटा सा लग रहा है, बताओ कौन सा अम्ल है ये। हाँ, यदि यहाँ पर H हटकर एक OH और होता, ये H हटकर एक OH और होता, तो ये होता कौन सा अम्ल, बोलो। शकंजी पी क्या, नींबू डाला क्या, नींबू में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो ये कौन सा अम्ल है, साइट्रिक।